हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म्स का नेक्स्ट टॉपिक। हम नॉर्मेलिटी कर रहे थे, तो नॉर्मेलिटी में हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट मास तो देख लिया था पिछली क्लास में। आज हमें पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एक ही बात होती है। चाहे आप उसको ग्राम वर्ड लगाएं या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इक्विवेलेंट मास जो होता है वो दो अलग क्वांटिटीज़ हैं। मार्क माय वर्ड्स, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट और एक होता है इक्विवेलेंट मास। हमने इक्विवेलेंट मास जो था वो पिछली क्लास में निकालना सीखा था। दैट वाज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, राइट। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है या फिर सिंपल इक्विवेलेंट क्या होता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट इज़ नोन एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको इस फॉर्मूले से समझ आएगी। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, राइट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास के बराबर। बस आपने क्या लिख दिया, मोलर मास की जगह क्या लिख दिया आपने, इक्विवेलेंट मास लिख दिया, और मोल्स की जगह क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट लिख दिया। गिवन मास तो गिवन मास ही रहा, राइट। अब आप देखिए, अगर मैंने गिवन मास की जगह भी इक्विवेलेंट मास लिखा होता तो ऊपर भी इक्विवेलेंट मास, नीचे भी इक्विवेलेंट मास, तो ये कट जाता है एक दूसरे से और क्या आ जाता, 1। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर आते, 1। तो यही इस डेफिनेशन में लिखा है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट इज़ नोन एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हमें पता है ये जो कैपिटल ई से हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। और ग्राम इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिखूंगी GE, ठीक है। और सिंपल ई को मैं क्या बोल रही हूँ, इक्विवेलेंट मास बोल रही हूँ। वो किसके बराबर होता था, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर के बराबर। तो एक तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। वी डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन बाय द सेकंड वन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऐसे डिवाइड कर दिया। तो गिवन मास से गिवन मास कट जाएगा और बचेगा क्या, मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और हमें पता है कि मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास क्या होता है, n फैक्टर के बराबर होता है, राइट। तो अगर हम देखें तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर के बराबर होते हैं। सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पहले इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। जब हम डिवाइड करेंगे तो गिवन मास से गिवन मास कट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा मोलर मास और नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। अब हमें पता है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, n फैक्टर के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे n फैक्टर लिख दिया। फिर अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n फैक्टर, ये इक्वेशन बनी। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया n फैक्टर से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूला हो गए, एक तो नंबर 1 ये, एक हो गया ये। नंबर 1 में क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर 2 में क्या है, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो ये दो फॉर्मूला हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के। अब जैसे हमें पता है कि जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, राइट। सिमिलरली जैसे कि अब आपको क्या करना है ना,
आपको एक कंपैरिजन करना है कि हमने दो चीज़ें बनाई, अगर इस तरफ मोलर मास है तो इस तरफ इक्विवेलेंट मास होगा, इस तरफ मोल्स हैं तो इस तरफ उसी के इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट होगा, अगर इस तरफ मोलैरिटी है तो इस तरफ नॉर्मेलिटी होगा। तो ये आपस में टर्म्स एनालॉगस हैं, ठीक है। जैसे कि मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। मतलब मोल्स को हमने क्या ट्रीट करना है, ग्राम इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करना है। एक बार दोबारा से, जहाँ जहाँ मोलर मास है वहाँ वहाँ इक्विवेलेंट मास लिखना है, जहाँ जहाँ मोल्स हैं वहाँ वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, और जहाँ जहाँ मोलैरिटी है वहाँ वहाँ नॉर्मेलिटी लिख देना है। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ जहाँ मोलर मास है वहाँ वहाँ इक्विवेलेंट मास लिखूँ मैं, जहाँ जहाँ मोल्स दे रखे हैं वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट, और जहाँ मोलैरिटी है वहाँ नॉर्मेलिटी लिख देंगे। अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, जैसे मोल्स जो थे और इक्विवेलेंट जो थे, दोनों के फॉर्मूले में गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह मैंने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट मास। सिमिलरली मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम थे, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है, मतलब मैंने मोल्स की जगह क्या लिख दिए, इक्विवेलेंट। तो मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास, मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट, और मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी। इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो हमने यही लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये क्या बन जाएगा हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। यही तो है। अब हमने क्या किया, इतनी टर्म को लिया और इसको क्या लिख दिया, मोलैरिटी, तो इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के भी दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, एक तो नंबर 1 ये और एक नंबर 2 ये। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट के भी दो फॉर्मूले आए थे, एक तो ये और एक ये। तो ऐसे दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर इज नो नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं तब हमें क्या पता होता है, ये हम इससे मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इस वाले एग्जांपल से समझेंगे। बट जब भी हम ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना होता। विदाउट बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, वो कहता है मान लीजिए ए एंड बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं C+D, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सी विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास is equal to given mass of B upon equivalent mass of B is equal to given mass of C upon equivalent mass of C upon is equal to given mass of D upon equivalent mass of D, right? तो ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे कि फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जैसे कि कोई रिएक्शन है उसमें चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब मान लीजिए एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होगा। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था,
मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये लिखा मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। या फिर इक्विवेलेंट के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम। देखिए नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मेलिटी ये रही, वॉल्यूम ले रहा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट ही आएंगे। यानी कि अगर हमें इक्विवेलेंट लिखना है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं एन इंटू वी, राइट, और एक लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हो गए, राइट, और नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हो गए। तो जब भी आप ग्राम इक्विवेलेंट को करेंगे इक्वेट, हमें ये लाइन याद रखनी है, बस ये लाइन याद रखना और इन 2 चीज़ों को याद रखना, ठीक है। अब जैसे दे रखा है फॉर कंपाउंड्स m प्लस एन इज इक्वल टू एम एक्स एन वाई, तो अब अगर मुझे कंपाउंड्स में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, इक्विवेलेंट ऑफ m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ n इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एम एक्स एन वाई। और हमें पता है ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वेट, दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज़ इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कभी भी हम कंपाउंड का जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट का वेट प्लस उसके सेकंड कंपोनेंट का इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर देंगे। फिर लिखा है फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, मान लो कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो उसमें इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो NaOH और H2SO4 की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, राइट। तो हमें पता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। पहले तो हमने ये लिख लिया, फिर हमने क्या लिखा, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, हमने यूज़ किया मोल्स इनटू में एन फैक्टर। मैंने आपको अभी बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के 3 तरीके थे, राइट। उनमें से हमने कौन से वाला यूज़ किया, मोल्स इनटू एन फैक्टर वाला। तो मोल्स लिख दिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे भी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब एन फैक्टर NaOH का कितना होता है, 1 होता है, और H2SO4 का कितना होता है, 2 होता है। तो हमने W निकाल लिया क्योंकि एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो इससे आसानी से हम W निकाल लेंगे और वो आ जाएगा 4 ग्राम। तो ऐसे करना है आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ H3PO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 14.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हमने यही किया, मोल्स इनटू में एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू में एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होता है, 3 होता है, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। इससे हमने W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये बिल्कुल ऊपर वाली वैरायटी का ही क्वेश्चन था, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। अब 3 क्वेश्चन है आगे, राइट। ये क्वेश्चन शायद NCERT में भी है जो मैं अब कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू complete neutralization of 19 gram of a mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimoles of both components। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि इक्वीमोल्स हैं किसके, Na2CO3 और NaHCO3 के।
तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि Na2CO3 के मेरे पास A मोल्स हैं और NaHCO3 के भी मेरे पास A मोल्स ही हैं। क्यों? क्योंकि इक्वी मोल्स है, मतलब मोल्स इक्वल हैं, तो A ले लिए दोनों। Na2CO3 का मोलर मास है 106 ग्राम और NaHCO3 का मोलर मास होता है 84 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल, राइट। अगर मास ऑफ 1 मोल क्या है 106 ग्राम है, तो मास ऑफ A मोल्स क्या होगा 106 इंटू A। सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल अगर 84 ग्राम है तो मास ऑफ A मोल्स कितना होगा 84 है। तो इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 190A और 190A को हमने किससे इक्वेट कर दिया 19 ग्राम से इक्वेट कर दिया। ठीक है, जिससे A की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 मोल्स। तो यानी कि हमारे पास Na2CO3 के कितने मोल्स थे 0.1 मोल्स और NaHCO3 के कितने मोल्स थे 0.1 मोल्स। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये एक मिक्सचर था तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब इक्विवेलेंट के लिए हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, मोल्स इनटू में n फैक्टर, मोल्स इनटू में n फैक्टर। Na2CO3 का n फैक्टर कितना है 2 और NaHCO3 का n फैक्टर कितना है 1। मोल्स दोनों के कितने हैं 0.1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो ये आंसर क्या आ गया 0.3 इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने आ गए 0.3। अब हमें पता है इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमारे आ गए 0.3 और इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर क्या होता है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 2, n फैक्टर कितना होता है HCl का 1 और वॉल्यूम हमें निकालना है इज इक्वल टू 0.3। तो वॉल्यूम कितना आ गया 0.3/2 लीटर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ m/20 H2SO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 ml ऑफ 5 नॉर्मेलिटी Na2CO3 सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 को इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, एंड फिर हम करेंगे, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, हमें मोलैरिटी गिवन थी। मोलैरिटी को अगर मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है नॉर्मेलिटी, और फिर अगर मैं इस नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मैंने क्या किया, पहले मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इधर देखूं राइट हैंड साइड पे देखूं तो मुझे नॉर्मेलिटी गिवन थी और वॉल्यूम गिवन थी, तो मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिए ग्राम इक्विवेलेंट। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा वॉल्यूम कितना 5000 ml या फिर 5 लीटर। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मेलिटी H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1.24 ग्राम ऑफ CuCO3, मोलर मास इज 124 ग्राम। सिंपल है ये भी, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 को इक्विवेलेंट ऑफ CuCO3 से इक्वेट करेंगे। यहाँ क्या लिखा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, और यहाँ पे इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाया, मोल्स इंटू में n फैक्टर। ठीक है, यानी कि हमने NV को किससे इक्वेट कर दिया, मोल्स इंटू n फैक्टर से। इससे हमने V निकाला और ये आ गया हमारा V। क्या किया हमने, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे तो मोल्स, सॉरी राइट हैंड साइड पे तो मोल्स इंटू n फैक्टर लिखा ग्राम इक्विवेलेंट,
और राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे n इंटू वी लिख दिया। क्यों? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट के दोनों ही फॉर्मूले क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। मोल्स इंटू n फैक्टर भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है और n इंटू वी भी ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है। सो ये अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक कवर हो गया है नॉर्मेलिटी में। सो आई होप ये सबको समझ आया होगा। थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ाया है बट आई होप सबको क्लियर होगा। और कुछ भी ना समझ आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कवर करेंगे। सो बाय बाय।